Good morning, students. Myself, Dr. Sandhya, Assistant Professor of Physics from Department of Physics, Government College, Matan Hill, Jhajjar. Today we will discuss about the domain theory of the ferromagnetism, or we can say that Curie-Weiss law. This is the topic from BSc first year, non-medical, and from semester first. First of all, we will discuss about the domain because in the ferromagnetic material we have discussed earlier that there is a formation of the domain which is the main characteristics of ferromagnetic materials. And first of all, we will discuss that what is the meaning of domains. Some atom of the ferromagnetic substance are grouped together in a small region termed as domain. डोमेन हम क्या कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर जो मतलब मैग्नेटिक जो स्पिन होती है उसका अलाइनमेंट होता है वो एक किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर क्या होता है कि एक डायरेक्शन में होता है। तो वो रीज़न जिसके वो एक स्पेसिफिक रीज़न जिसके अंदर वो जो अलाइनमेंट है वो एक किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, उस रीज़न को हम क्या कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं। और जैसा कि मतलब जैसे ये फिगर दिया हुआ है तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि भाई अलग अलग रीज़न है, बीच में एक जो लाइन है, जो कर्व लाइन है वो हमारा शो करता है कि मतलब हम कर्व लाइन है वो एक तरह से जो दो डोमेन्स होती हैं उनके बीच के रीजन को सेपरेट करता है। और अगर हम दो कर्व लाइन को इनको देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो स्पिन है उनकी डायरेक्शन है वो सबकी सेम है। उसके बाद अगर हम कोई दूसरा रीजन स्टडी करते हैं तो उस रीजन में क्या होगा, उनकी अलाइनमेंट है वो क्या होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में है। और जो इन दो रीज़न मतलब एक डोमेन हमने देख लिया जिसके अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, दूसरी डोमेन जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर फिर डायरेक्शन है। अब उन दोनों डोमेन्स के बीच का जो रीज़न होगा या फिर हम कह सकते हैं कि बाउंड्री जो दो डोमेन्स हैं उनके बीच को सेपरेट करती है उसको हम कहते हैं डोमेन वॉल्स। इन अ पर्टिकुलर डोमेन आर सच दैट द मोमेंट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए अगर हम बात करेंगे तो जो मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर होगा। डोमेन्स आर एग्जिस्ट इन द प्रेजेंस और सेंस ऑफ अप्लाइड फील्ड। हम कहते हैं कि मतलब जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता जब तक हम फील्ड अप्लाई नहीं करते। और जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस चीज़ में वो क्या करते हैं, एक तरह से इंड्यूस मैग्नेटिज्म इस टाइप का होता है कि जो हमने फील्ड अप्लाई किया है उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो क्या होगा कि मतलब इनिशियली जब हम फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे उस टाइम पे क्या होगा कि मतलब मैग्नेटिज्म है वो नहीं होता। उसके बाद हम जो फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो उस डायरेक्शन में फीबली अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसमें की जो डोमेन्स की फॉर्मेशन होती है, इनमें ये कह रहा है कि मतलब डोमेन्स है उनकी एग्जिस्टेंस है वो होती है कि मतलब या हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो भी होती है और अगर हम फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब भी उसकी प्रेजेंस होती है। विदिन अ डोमेन देयर इज अ स्पेशल इंटरेक्शन कॉल्ड एक्सचेंज इंटरेक्शन। जब हम किसी एक पर्टिकुलर डोमेन की बात कर रहे हैं तो उनके उनके अंदर जो स्पिन के अलाइनमेंट है उनका मतलब एक डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। और वो किसकी वजह से एक तरह से एक्सचेंज इंटरेक्शन है वो फॉलो करते हैं। और ये जो डायग्राम दिया हुआ है वो एक तरह से मतलब अलग अलग डोमेन्स है, एक मतलब एक पर्टिकुलर डोमेन की रिप्रेजेंटेशन है कि मतलब किसी एक रीजन के अंदर उनका अलाइनमेंट है वो क्या होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। In the absence of the magnetic field, the magnetic moment are pointing in the different direction and cancel net magnetization। जब हम क्या कर रहे हैं कि जब तक हमने फील्ड एक्सटर्नली कोई अप्लाई नहीं किया है तो उस डायरेक्शन में क्या होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारा डोमेन का क्या होगा कि कैंसल आउट हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ द अप्लाइड फील्ड डोमेन आर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड शो द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। और उसके बाद जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस डायरेक्शन में क्या होता है कि जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है तो एक तरह से मतलब जो भी ये सारी डोमेन्स है जो मतलब एक तरह से जब तक अपसेंस है फील्ड की तब तक वो एक रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड नेट मैग्नेटिज्म है वो हमें क्या दे रही है, ज़ीरो। उसके बाद अगर हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो फील्ड अप्लाई करने के बाद वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगी और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होके वो किस डायरेक्शन में होंगी, जिस डायरेक्शन में हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं।
With rise in temperature, interaction in the domain decrease due to thermal energy, which leads to decrease in ferromagnetic properties. हम कह रहे हैं कि मतलब एक तरह से एक्सचेंज इंट्रैक्शन है वो फॉलो करती हैं, एक तरह से इनके बीच में इंट्रैक्शन है, एनर्जी है वो एक तरह से मिनिमाइज फॉर्म में है. लेकिन अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम एक थर्मल एनर्जी उन डोमेन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड मतलब हमने अगर थर्मल एनर्जी उनको दे दी तो उनके बीच की जो भी इंटरेक्शन थी वो एक तरह से क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है. और वो डिस्टर्ब हो जाती है तो थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होगा कि जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, डिक्रीज़ हो जाती हैं. फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी वो हमारे सिर्फ इस डोमेन्स के अरेंजमेंट की वजह से थी कि भाई स्पिन है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन है. जब हमने फील्ड अप्लाई किया तो वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगी, वो फील्ड जिस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगी, फॉलो करेगी. लेकिन अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो एक तरह से हम थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, उनके अंदर जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज होगी. तो वो इंट्रैक्शन, जो अमाउंट ऑफ इंट्रैक्शन दैट लीड्स टू फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर दैट डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर. The temperature at which the material loses ferromagnetic properties and become the paramagnetic material termed as Curie point. और जो ये टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हम कहते हैं कि मतलब जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक तरह से ख़त्म हो जाती हैं पूरी, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्यूरी पॉइंट कहते हैं. तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल जब हमारा टेम्परेचर है वो लो है, या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब क्यूरी पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे मटेरियल के अंदर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी. उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, और प्रॉपर जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया है कि जो मतलब डोमेन्स की फॉर्मेशन होगी, अलग अलग रीजन्स अलाइन होंगे, उनके अंदर मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा. पूरा फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर है वो तब तक फॉलो होगा जब तक हम टेम्परेचर क्यूरी पॉइंट से नीचे बात कर रहे हैं, तब वहाँ तक क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो फॉलो करेगा मटेरियल. उसके बाद क्यूरी पॉइंट क्या होगा कि मतलब आप टेम्परेचर राइज करते रह रहे हो और एक किसी फिक्स टेम्परेचर के ऊपर आपका क्या हो जाएगा कि फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो जाती हैं और आपकी पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं. तो हम कह सकते हैं कि क्यूरी पॉइंट एक तरह से इंटरमीडिएट स्टेट है फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की. एंड बिलो द क्यूरी टेम्परेचर, या फिर हम कह सकते हैं क्यूरी पॉइंट जो हमारा मटेरियल होगा वो फेरोमैग्नेटिक होगा, एंड अबव द क्यूरी टेम्परेचर हमारा मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक होगा. We assume that the overlapping of the field of the molecules due to their alignment is equivalent to the uniform field proportional to the magnetization m parallel to it. मतलब एक तरह से जो फील्ड्स होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फील्ड होंगे वो एक तरह से मतलब अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो एक तरह से फील्ड पे भी डिपेंड करता है. मतलब आप जितना फील्ड को अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हमारा मैग्नेटाइजेशन है वो क्या करता है, वेरी करता है. लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि मतलब जो फील्ड होगा वो एक तरह से इफ़ेक्टिव फील्ड हम कहेंगे कि डायपोल्स होंगे उनके ऊपर जो हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो चेंज होगा. एक हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिज्म है वो डायपोल्स का खुद का भी है. जैसे हमने कहा कि भाई अलग अलग रीज़न है, उनके अंदर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म उस डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा. तो हम कहेंगे कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगा. इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड और ए गिवन डायपोल विल बी, जो बी इफेक्टिव होगा, बी इफेक्टिव इज इक्वल टू बी एंड बी एम. मतलब जितना उसके अंदर खुद का मैग्नेटाइजेशन है, जितना आप एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो बी हमारा होता है म्यू नॉट एच, एंड जो बी एम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट गामा एंड एम हो गया. गामा है वो यहाँ पे क्या हो गया, वीस कॉन्स्टेंट हो गया. वीस कॉन्स्टेंट हो गया. तो इस तरह से जो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे वो हमारा क्या होगा, बी इफेक्टिव होगा, एंड गामा है वो यहाँ पे क्या हो गया, वीस कॉन्स्टेंट हो गया. लेकिन लैंगविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म है उसके अकॉर्डिंग है हमारा क्या है कि मतलब मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, मैग्नेटिज्म है वो हमारा क्या है, एम इज इक्वल टू एम नोट पी एम बी. लेकिन एम नोट है वो क्या हो गया, हमारा सैचुरेटेड पॉइंट हो गया.
एम नोट हो गया, वो क्या एम नोट है, वो है एम नोट इज इक्वल टू एन पी एम होता है। तो एम नोट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि मतलब मैग्नेटिज्म है एम इज इक्वल टू एन पी एम स्केयर बी डिवाइडेड बाई 3 kT। ठीक है, टी यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, एम क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। In case of the ferromagnetic material, B effective is the actual field that magnetic field will be, then the magnetic field। अगर हम B effective, अब यहाँ पे जो हम मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं उसके अंदर जो B है, हम यहाँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कहेंगे कि जो B है वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा B इफेक्टिव से, जैसा हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि B इफेक्टिव इज इक्वल टू B प्लस बी एम। तो जो ऊपर हमने एक्सप्रेशन से वैल्यू जो यूज़ की है कि बी इफेक्टिव है, वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एन एम इज़ इक्वल टू एन पी एम स्केयर, और बी इफेक्टिव की वैल्यू है हमारी म्यू नोट एच प्लस गामा एम एंड डिवाइडेड बाई 3 kT। आगे हम इसको जब मॉडिफाई करेंगे हम राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो हमें मिलेगा एन पी एम स्केयर म्यू नोट एंड एच प्लस गामा एम इज इक्वल टू 3 kT एम। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो m है उसकी वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। m को फाइंड आउट किया है, m फाइंड आउट करने के बाद आप क्या कहोगे, ससेप्टेबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज गिवन बाय, वो हमारी होती है m डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, h को कॉमन निकाल सकते हैं, एच को डिवाइड कर सकते हैं, एंड एम बाई एच है वो हमें क्या दे देगा, ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी मिलने के बाद हमने क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है कि अगर हम टेम्परेचर हम थ्रू आउट इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 3K से। ठीक है, क्योंकि हमारा ऊपर है वो क्यूरी कांस्टेंट बन जाएगा। क्यूरी कांस्टेंट जैसा हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो स्टडी किए थे उसमें हमने देखा था कि एन पी एम स्क्वायर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 3K, ये हमारा क्या हो गया, क्यूरी कांस्टेंट हो गया, दैट इज सी। एंड नीचे जो हमें मिल रहा है वो है टी माइनस गामा, और फिर हमारा आ गया एन पी एम स्केयर म्यू नॉट एंड डिवाइडेड बाई 3K, दैट इज सी। ठीक है, तो जो गामा और सी है उनको हम कंबाइन करके फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया थीटा। यहाँ पे अपना जो ससेप्टेबिलिटी है, जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस थी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हमने कहा था कि जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली हमारी डिपेंड करती थी टेम्परेचर के ऊपर, सॉरी इन्वर्सली डिपेंड करती थी टेम्परेचर के ऊपर। तो ससेप्टेबिलिटी के लिए हमारा बिहेवियर आया था ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू सी बाई टी। इसका मतलब क्या था कि मतलब एक तरह से ससेप्टेबिलिटी है जो विद ईज, जो ससेप्टेबिलिटी हम डिफाइन करते हैं कि विद ईज द ईज विद विच द मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। तो जब हम कह रहे हैं कि ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई टी माइनस थीटा। अब यहाँ पे अपना डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर के ऊपर, यहाँ हम लिख रहे हैं कि ससेप्टेबिलिटी है वो हमारे सी डिवाइडेड बाई टी माइनस थीटा, एंड थीटा है वो एक्चुअली क्या है, गामा एंड सी। गामा हमारा वीक कांस्टेंट था, सी है वो क्या हो गया, क्यूरी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्यूरी कांस्टेंट एंड थीटा इज क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या हो गया, क्यूरी टेम्परेचर। अब हम बता सकते हैं कि मतलब अगर टेम्परेचर है वो थीटा से अगर ग्रेटर देन है तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर है वो बिलो द थीटा है तो क्या होगा। T इज़ ग्रेटर दैन थीटा, अगर हमारा टेम्परेचर है वो थीटा से ग्रेटर दैन है, टेम्परेचर ग्रेटर दैन थीटा है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एक तरह से मतलब जो थीटा है वो हमारा क्या हो गया, वही क्यूरी पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि जब हमारा टेम्परेचर है वो इस क्यूरी पॉइंट से ज़्यादा है, जब तुम्हारा क्यूरी पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह से बिहेव कर रहा है। उसके बाद सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो है हमारे पास टी इज़ लेस देन थीटा। जब टेम्परेचर लेस देन थीटा है मीन्स क्यूरी टेम्परेचर से बिलो हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, द फाइनाइट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिज्म प्रेजेंट इन द मटेरियल इवन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, देन इट्स मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। जैसे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंस होता है, तो जब बिलो द क्यूरी टेम्परेचर हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो मटेरियल है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या होंगी, एक तरह से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो वाली प्रॉपर्टी होंगी। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया,
ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई टी माइनस थीटा। इसको हम क्यूरी-वीस लॉ भी बोल देते हैं। क्यूरी लॉ था वो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में था, एंड क्यूरी-वीस थ्योरी है वो हमारे डिफाइन करती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को। तो ओवरऑल ये चीज़ की थी हमने। उसके बाद ग्राफिकल भी हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ससेप्टिबिलिटी का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमारा टीसी एक तरह से मतलब एक ट्रांजिशन वाला पॉइंट आ जाता है कि ट्रांजिशन एक तरह से फेरोमैग्नेटिक टू पैरा, ठीक है। उसके बाद जैसे टीसी के बिलो वाला जो रीजन है, जो डॉटेड लाइन हमारी वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हम देख सकते हैं कि जो मतलब ये वाला जो रीजन हो गया हमारा वो उसमें हमारा एग्जिस्ट करेगा मटेरियल एज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा आता है टीसी, उसमें ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन में हम कह सकते हैं कि मतलब आगे जब आप जाओगे टीसी से ज़्यादा टेम्परेचर आप एक्सीड करते हो, जैसे आपने बोला कि भाई टेम्परेचर बढ़ा रही है तो थर्मल एनर्जी मिल रही है, थर्मल एनर्जी मिल रही है, तो जैसे डोमेन्स की जो फॉर्मेशन थी, तो डोमेन्स है एक तरह से एक सिस्टमेटिक एक्सचेंज इंट्रैक्शन की वजह से मतलब वो एक तरह से स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है, और आप उसको थर्मल एनर्जी दे रहे हो, तो थर्मल एनर्जी दे रहे हो तो रैंडमनेस वो आपकी इंक्रीज हो रही है, और मतलब वही रैंडमनेस वो हमें क्या देती है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर देती है। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आगे शो होता है अबव द टीसी। दिस वाज ऑल अबाउट क्यूरी-वीस लॉ। मेनली जो अगर हम इसको समराइज करते हैं तो हम स्टडी कर सकते हैं कि मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डोमेन फॉर्मेशन होती है। एंड डोमेन फॉर्मेशन क्या होती है कि एक तरह से एक स्पेसिफिक रीजन होते हैं जिसके अंदर जो स्पिन की अलाइनमेंट है वो हमारी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, इनको हम डोमेन कह देते हैं। अलग अलग जो रीजन से किसी एक बाउंड्री से सेपरेटेड होते हैं, कि एक रीजन के अंदर कोई एक सेम डायरेक्शन है, किसी दूसरे रीजन के अंदर दूसरी डायरेक्शन है, उसको हम डोमेन बॉल कह देते हैं। एक तरह से इंटरेक्शन होती है इनके बीच में जो स्पिन के अलाइनमेंट है, और उसको हम एक्सचेंज इंट्रैक्शन कह देते हैं। स्टेबलाइज्ड फॉर्म में होती हैं, एंड स्पॉन्टेनियस करेक्टर होता है मैग्नेटिज्म का इवन इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हम कहते हैं कि जैसे हम फील्ड अप एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि भाई अगर मतलब आप टेम्परेचर के साथ अगर हम बिहेवियर स्टडी करना चाहते हैं, तो टेम्परेचर के साथ अगर हम बिहेवियर देखते हैं तो जैसे एक प्रॉपर अरेंजमेंट था एनर्जी की मिनिमाइज़ करने के लिए, और फिर आप टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ कर रहे हो। टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज़ किया तो आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो इसका मतलब आप थर्मल एनर्जी दे रहे हो, एंड थर्मल एनर्जी दे रहे हो तो इसका मतलब जो एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म थी वो डिस्टर्ब होगी। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि जो मतलब फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर था या डोमेन्स का जो अरेंजमेंट था वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, मतलब एक तरह से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और वो मटेरियल है वो ट्रांजिशन करता है फेरोमैग्नेटिक से लेकर पैरामैग्नेटिक तक। अब वो पॉइंट या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर की वजह से हम ये सब चेंज कर रहे हैं, तो वो पॉइंट जिसके ऊपर ये ट्रांजिशन एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कह देते हैं, क्यूरी पॉइंट, ठीक है, या फिर क्यूरी टेम्परेचर बोल देते हैं। एंड बिलो द क्यूरी टेम्परेचर जो सब्सटेंस है वो एग्जिस्ट करेगा फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर, और अबव द क्यूरी टेम्परेचर अगर हम अबव द ट्रांजिशन टेम्परेचर अगर हम बात करेंगे तो मटेरियल का बिहेवियर होगा वो पैरामैग्नेटिक। इस तरह से जो टेम्परेचर डिपेंडेंट बिहेवियर है और जो क्यूरी-वीस लॉ का जो डेरिवेशन है वहाँ से हमने फाइंड आउट किया है कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडिंग करती, वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है। ससेप्टिबिलिटी है इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई टी माइनस थीटा। थीटा है वो यहाँ पे क्या हो गया, क्यूरी टेम्परेचर हो गया, और अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो थीटा है वो हमारा क्या हो गया, गामा एंड सी। यहाँ पे गामा हमारा क्या हो गया, वीस कांस्टेंट हो गया, और सी है वो हमारा क्या हो गया, क्यूरी कांस्टेंट हो गया। दिस वाज द ऑल अबाउट क्यूरी-वीस लॉ। थैंक यू।